हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से हाजिर हूँ मानव विकास के साथ इस वीडियो में। तो आइए अपन चर्चा करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 3 मानव भूगोल का पढ़ रहे थे, मानव विकास। ठीक है, और इसमें अपन बात करेंगे अब मानव विकास के उपागम की। पहले अपन ने जाना था कि मानव विकास क्या है, मानव विकास की जो है अवधारणा है वो कहाँ से आई, उसके जो 4 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ों के बारे में अब अपन इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मानव विकास के उपागम के बारे में। तो मानव विकास के उपागम की अगर अपन बात करें तो मानव विकास की जो समस्याओं को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है। ठीक है, तो ये उपागम कौन कौन से हैं? पहला है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो ये जो है आप हमारे पास जो है उपागम हैं, 4 उपागम हमारे पास जो है वो है। तो मानव विकास का मापन। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं उपागम आपका हो गया, जिसके बारे में जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मानव विकास के उपागम आप देख सकते जो ये मापन देख सकते हो। तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका यह है, जो जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जो है निष्पादन के आधार पर देशों का जो है क्रम तैयार किया गया है। और ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर जो है जो जितने भी देश हैं उन देशों का एक क्रम तैयार किया गया है। ठीक है, और उस क्रम में जो नंबर्स जो हैं वो 0 से 1 के बीच में स्कोर है। और जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक में अपना रिकॉर्ड्स जो है वो से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का अगर मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। यानी उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के अवसर हैं। तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख आपका हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति अच्छा काम कर पाएगा, अच्छा जीवन जी पाएगा। ठीक है, लंबी आयु या दीर्घ आयु है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे अपन देखें तो प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करता है। और पढ़े लिखे सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों के नामांकित बच्चों की संख्या का दर्शाता है। ठीक है, तो प्रौढ़ साक्षरता जो है वो लोगों को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करना और शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, और इनसे ही वो जो है आंकड़े भी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यालयों में जो है वो किस प्रकार से जो है नामांकन बढ़े कि नहीं बढ़े। ठीक है, तो इन सब को वो दर्शाता है। किसी देश के विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। ठीक है, तो किसी देश के बारे में जो ज्ञान है वो कितना कठिन है या कितना सरल, तो इस चीज़ों के बारे में जो है बात की जाती है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति यानी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। तो संसाधनों तक पहुंच जो है उसको क्रय शक्ति जो है वो रहेगी आपकी, यानी कौन सा मतलब क्रय शक्ति यानी खरीदने कितना खरीद सकते हैं। और ये जो खरीद है इसको अमेरिकी डॉलर के द्वारा व्यक्त किया गया है या मापा गया है। इसमें प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को 3 दिए गए भारों का कुल योग होता है। तो 3 आयाम आपके रहेंगे, कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। और इनको जो बांटा गया है वो 1/3 भार इनको दिया गया है। और इन तीनों भारों का जो योग होता है, कुल योग होता है, वो उससे जो है मानव विकास स्कोर जो है वो निकाला जाता है। स्कोर 1 जितना निकट होगा मानव विकास स्तर उतना ही अधिक ऊंचा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कोर जो है यानी जो भी देश है जो स्कोर करता है वो 1 के जितना निकट रहेगा वो वहाँ पर जो मानव विकास है वो उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। और जो 0 के निकट रहेगा वहाँ उतना ही मानव विकास कम माना जाएगा। इस प्रकार जो है जैसे मान लो 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का है, जबकि 0.268 मानव विकास अत्यंत निम्न स्तर का माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के
जो प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय मापन नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। ठीक है, तो ये मानव विकास को जो है वो प्रदर्शित करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और उसकी उपलब्धियों को बता, मानव विकास की प्रमुख जो उपलब्धियां उनको बताता है, लेकिन फिर भी ये जो मापन है वो सर्वाधिक जो है वो विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि ये जो सूचकांक है ये वितरण के संबंध में मौन रहता है, यानी वितरण के बारे में नहीं बताता है हमें, केवल और केवल किसके बारे में बताता है? आंकड़ों के बारे में बताता है। तो इस वजह से ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं माना जा सकता इसको। मानव विकास गरीबी सूचकांक मानव विकास से जो है वो प्रभावित होता है। अब यहाँ पर देखिए मानव विकास के जो उपागम है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला उपागम हमारे पास है आय उपागम। तो आय उपागम की बात करें तो आय उपागम में ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है और इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार ये है कि ये आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर उच्च होने पर मानव विकास स्तर भी उच्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आय से संबंधित है, यानी जितनी जैसी आय होगी वैसा ही व्यक्ति जो है भाई अपना जीवन, उसका जो जीवन स्तर है वो उच्च रहेगा। ठीक है, या मानव विकास ज़्यादा होगा, और ये जो है एक पुराना उपागम है। दूसरा आपका आता है कल्याण उपागम। ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। तो ये जो उपागम है आपका कल्याण उपागम, ये मनुष्य को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के जो स्तर हैं उनमें वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार। तो यानी इसमें जो है ये जो है उपागम, इस उपागम में जो है सरकार को जिम्मेदार माना है, यानी सरकार जो है वो मानव विकास के लिए जिम्मेदार है। उस सरकार को मानव विकास करना होगा। ठीक है, और मानव जो है वो क्या है, लोगों की सहभागिता में इसको भाग नहीं दिया है, और उन्होंने कहा कि ये निष्क्रिय प्राप्त करता है, केवल प्राप्त करते हैं। ठीक है, सरकार दे। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर माना गया है। उसके बाद में आती है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को जो है मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये जो उपागम है वो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित है। और इसमें न्यूनतम 6 आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषा वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। तो ये जो एक लेबर द्वारा, ये मतलब एक लेबर संगठन द्वारा जो है ये विचारधारा या उपागम है वो दिया गया है, और इसके अंदर ये कहा गया है कि मनुष्य के लिए जो है 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो वो 6 मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी अंतिम आती है क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का मतलब क्या है कि इस उपागम का संबंध जो है प्रोफेसर अमात्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो जो संसाधनों तक पहुंच है, उस पहुंच में जो मानव क्षमता है, उस क्षमताओं में वृद्धि होना, उसके निर्माण में वृद्धि होना, तो वो मानव विकास की कुंजी है। यानी लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं है कि संसाधनों तक तो पहुंच गए लेकिन उन संसाधनों से रिलेटेड उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? मानव विकास होगा? नहीं होगा। मानव विकास कब होगा? जब व्यक्ति के पास क्षमता हो, ठीक है, संसाधनों की पहुंचने के बाद उसके पास क्षमता हो उन संसाधनों को उपयोग करने की, तभी ऐसा संभव हो सकता है। इसके बाद में आप देखिए 1990 ईस्वी में प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम यानी UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों को कोटि क्रमानुसार सूची उपलब्ध करवाता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचक हैं। तो 1990
के बाद जो है प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है, वो मानव विकास प्रतिवेदन जो है उसका को प्रकाशित करता है, जिसमें वो जो उसके सदस्य देश हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उनको कोटि क्रम के आधार पर उनको सूचीबद्ध करता है। और मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक द्वारा जो है UNDP जो है मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचक मान जो है जिसके माध्यम से वो ये सूचनाएं तैयार करता है। ये सूचकांक मानव विकास में कमी लाता है। ये एक बिना आय वाला मापन है। किसी देश के विकास में कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्षों की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिनी जाती हैं। प्राय जो मानव है वो गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें शामिल रहेंगी। मानव विकास इन दोनों मापकों को संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति को यथार्थ चित्रित प्रस्तुत करता है। तो जो मानव विकास है इसके लिए 2 जो मापन जो हैं जो संयुक्त अवलोकन करते हैं, तो ये किसी भी देश के विकास की स्थिति को चित्रार्थ करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानव विकास को मापने की जो विधियाँ हैं वो निरंतर परिष्कृत हो रही हैं, यानी धीरे धीरे जो है नई जो विधियाँ हैं वो सामने आ रही हैं और जो मानव विकास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान भी हो रहा है। और साथ ही साथ जो है मानव विकास के जो तत्व हैं उनको ग्रहण करने के लिए नई विधियों पर अनुसंधान यानी अन्वेषण भी हो रहे हैं, नई विधियों की खोज की जा रही है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। तो जो शोधकर्ता हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक स्तर है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके बीच में जो संबंध है उनको ज्ञात किए। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के इन संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है और जो भ्रष्टाचार है, तो ऐसे देशों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। भूटान विश्व में अकेला देश है जिसका सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक मापन घोषित किया गया। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास की होने वाली संभावित नुकसान को सर्ततापूर्वक अथवा ध्यान में रखकर बनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो भूटान जो है, भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जो विकास है उस विकास के लिए जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता है वो देश की प्रगति का आधिकारिक जो माप है उसको घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उन लोगों का मानना है कि विकास के लिए जो है प्रकृति या पर्यावरण जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जो विकास हो वो इस हिसाब से हो कि उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो ये लोग इस चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान नहीं करते और इसी वजह से ये लोग जो है क्या है, पर्यावरण प्रेमी है और ये अपने जो जीवन है वो उसी हिसाब से बिताना पसंद करते हैं और ये अपने आप को जो है वो विकसित मतलब विकास यहाँ अपने आप का ये विकास मानते भी हैं कि हम हमारा विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भौतिकता और गुणात्मकता के पक्षों को सोचने को जो है प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में अपन देखते हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचि करें। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्येक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो प्रदेश का आकार और प्रति व्यक्ति आय जो है वो मानव विकास के प्रत्येक संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों की कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से उच्च रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का जो प्रदर्शन है वो पंजाब और गुजरात से कहीं अधिक बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
कहने का मतलब क्या है कि छोटा राष्ट्र ये जो है, और यानी किसी देश का क्षेत्रफल या उसका आकार और जो प्रति व्यक्ति आय है, ये मानव विकास सूचकांक जो है उसके लिए जो है पूरी तरीके से संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि जिस देश का आकार और जो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय है वो उस देश को मानव विकास कोटि क्रम में ऊपर ला सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें उदाहरण आपको दिया हुआ है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूह में विभाजित किया गया है। तो जो अंक दिए जाते हैं उन अंकों के आधार पर जो है देशों को जो है 4 क्रमों में, पहला आता है आपका अति उच्च जो है मानव विकास का स्तर है, और इसमें स्कोर की बात करें तो मानव विकास सूचकांक का स्कोर रहता है 0.800 से ऊपर, यानी 0.800 से ऊपर वाले जो देश हैं वो अति उच्च मानव विकास में आते हैं, और इसमें जो देशों की संख्या है वो 66 है। उसके बाद में उच्च में आते हैं जहाँ का मानव विकास जो सूचकांक है वो 0.700 से 0.799 के बीच है, और इसके अंदर 53 देश आते हैं। उसके बाद में मध्यम आते हैं जिसके अंदर 0.550 से 0.699 के बीच आते हैं, और इसके अंदर 37 देश आते हैं। और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले हैं तो जिनका मानव विकास सूचकांक 0.589 से नीचा है वो इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें कुल 33 देश हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं। तालिका इस वर्ग के प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके जो है 10 देश हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो नॉर्वे जो है वो विश्व का सबसे मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद में आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड वगैरह आते हैं। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां पर सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जिन देशों में मानव विकास जो है वो ज़्यादा हुआ है या जो मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थान रखते हैं, तो वहाँ पर जो सामाजिक निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सरकार द्वारा और लोगों द्वारा, दोनों ही द्वारा ही जो है वो हुए हैं, जिसकी वजह से देश जो है उस विकास की जो गति है वो पकड़ी है। ये ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो है समझनी है कि भाई किसी भी देश में जो है जो सेक्टर हैं उन सेक्टरों पर कितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, और उसके और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें वो इसमें रहती हैं। आप देखेंगे कि इनमें अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विखंडता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपियन देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है, जिसमें इस सूची में अपना स्थान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो गैर यूरोपियन है, तो वो देश भी यहाँ शामिल है, तो वो रहा है। मानव विकास के मध्य स्तरों वाले देशों का जो है वर्ग है वो विशालतम है। मध्य मानव विकास वर्ग में 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 के तात्कालिक सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोग उन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेज़ी से अपना विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। तो ये जो मध्य मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं, इन देशों में जो है देशों की संख्या 37 है, और ये वे देश हैं जो कभी उपनिवेश रहे हैं, या ये जो देश हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्र हुए हैं और उसके बाद में अपना विकास शुरू इन्होंने किया है।
और कुछ देश ऐसे हैं जो 1990 के बाद सोवियत संघ के विखंडन से उससे अलग होकर विकास की दौड़ में शामिल हुए हैं। लेकिन ये जो देश हैं, इन्होंने क्या किया कि अपने देश में लोक कल्याणकारी या लोग उन्मुखी जो योजनाएं हैं उनको अपनाया। सामाजिक भेदभाव इनको दूर करके क्या किया है, विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपना जो स्कोर है जो मानव विकास सूचकांक का, उसमें निरंतर जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। और ये जो देश हैं, इन्होंने अपने इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का जो है सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की बात करें तो इनकी संख्या 33 है और इनमें से अधिकांश देश छोटे हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल तथा महामारियों की अधिक घटनाओं के दौरान गुजर रहे हैं। और सुविचारित नीतियों को माध्यम से इस वर्ग के देशों में मानव विकास की आवश्यकताओं का समाधान भी तत्काल आवश्यक है। तो निम्न स्तर के अंदर वो देश आते हैं जहाँ पर आज भी जो है गृह युद्ध है, सामाजिक अस्थिरता है, उपद्रव है, राजनीतिक गृह युद्ध है। तो ये सारी समस्याएं आज भी वहाँ चल रही हैं और प्रायकर ये देश जो हैं वो सभी छोटे देश हैं। ठीक है, तो अकाल है, महामारियाँ हैं, सामाजिक है, तो ये समस्याएं यहाँ आज भी चल रही हैं और इन समस्याओं को दूर करना जो है वो आवश्यक है। तत्काल इनका समाधान जो है वो आवश्यक है, वरना ये देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय जो तुलना जो है वो कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम देती है, क्योंकि इसमें अपन ने देखा है कि कई देश जो हैं वो बहुत ऊंचे क्रम में बैठे हैं तो कई देश हैं वो बहुत ही नीचे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो बीच में हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका रहेगा। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए कई प्रदेश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि वहाँ के लोग खय धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गैर समुदाय हैं, ऐसे व्यक्ति भ्रांतिपूर्वक हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है, कुछ लोग जो है वो विकास के निम्न स्तर के लिए जो है संस्कृति है उसको दोष देते हैं कि संस्कृति की वजह से जो है ऐसा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो मानव विकास की अगर अपन बात देखें तो संस्कृति का इसमें कोई नहीं है। जैसे मान लो इसमें उदाहरण दे रखा है, कोई कई प्रदेश है, ठीक है, अब इसका मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि उसका धर्म जो है वो खय है, ठीक है, और वो लोगों का जो समुदाय है वो गय है, ठीक है। तो ऐसे में जो है मानव विकास नहीं हो पाया, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन ये जो कथन है ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, भ्रांति पैदा करने वाला है। भाई मानव विकास का जो है धर्म, समुदाय आदि से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। इसका संबंध मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 3 जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है इसमें। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कौन सी हैं? संसाधनों तक पहुँच। नंबर 2 स्वास्थ्य। नंबर 3 शिक्षा। इन तीनों मिलकर ही विकल्पों को बढ़ाती हैं। तो जहाँ पर इन चीज़ों की कमी है वहाँ पर मानव विकास कम होगा, ठीक है। इसलिए सांस्कृतिक या जो संस्कृति है उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, ये समझने के लिए सामाजिक सेक्टरों पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। अब इसमें यह है कि मानव जो विकास है उसमें निम्न अथवा उच्च स्तर को क्यों दर्शाया जाता है, क्यों मतलब बताया जाता है कि ये देश निम्न स्तर पे, ये उच्च स्तर पे, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सामाजिक जो सेक्टर हैं उनके ऊपर जो सरकार का जो व्यय है उसके प्रतिरूप को जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों की उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण होती है। भाई कोई भी देश है उसका राजनीतिक परिवेश कैसा है, यानी वहाँ की राजनीति कैसी है, वहाँ के लोगों को जो है कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, तो ये महत्वपूर्ण रहता है। मानव विकास उच्च स्तरों वाले देशों में सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक निवेश होता है और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राप्त स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो देश होते हैं जो मानव विकास के उच्च स्तर पे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पहला तो क्या होगा कि मानव यहाँ पर जो है जो सामाजिक सेक्टर है इनके अंदर व्यय ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ की जो राजनीति है वो स्थिर है, यानी उपद्रव वगैरह यहाँ नहीं होते, प्राय स्वतंत्र होते हैं। तो इन देशों में जो संसाधनों का वितरण है वो भी अपेक्षाकृत समान है, ठीक है। तो इस वजह से होता है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों को सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ता है या व्यय करते हैं। ये दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और अत्यंत त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए।
ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे देश जो होते हैं ना, जो निम्न स्तर पे हैं, तो ये लोग जो है अपना जो वे है वो सामाजिक सेक्टर पर न करके प्रतिरक्षा जो सेक्टर है उस पर करते हैं, जिसकी वजह से ये देश आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है जो विकास के लिए क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तेज़ गति से विकास नहीं कर पाते और पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर जो है वो बाद में करवाऊंगा। अभी जो है अब सिर्फ चैप्टर अपन पढ़ेंगे, और जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में अपन जो है एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उन क्वेश्चन पे भी अपन चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।